बताएंगे कि आज जो बजट पेश किया गया उसमें क्या कुछ राहत आपके लिए है और साथ ही किस तरह की राजनीति बजट को लेकर प्रदेश के अंदर हो रही है। बात सबसे पहले युवाओं को लेकर करते हैं। दरअसल भजनलाल सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में युवाओं को कई बड़े तोहफे दिए हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती के ऐलान से बेरोजगार युवा भी खुश हैं। दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि इस साल राजस्थान में 1,25,000 पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। 1,500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बजट से युवाओं को मिला तोहफा, छात्रों के साथ बेरोजगारों को रोजगार, 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट से पहले जैसा संकेत दिया वैसा ही हुआ। बजट में कई अहम घोषणाएं हुई जिससे युवाओं के चेहरे खिल गए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2025 के बजट में युवा वर्ग और शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के युवाओं और शिक्षा प्रणाली में कई सौगातें दी हैं। दिया कुमारी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में दिया कुमारी ने युवाओं के लिए जो ऐलान किया है उसमें सरकारी सेक्टर में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां, निजी क्षेत्र में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत होगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए युवाओं को फंड दिया जाएगा। अगले साल 1500 स्टार्टअप बनाएंगे। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूं। सरकार युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। कोटा में बनेगा विश्वकर्मा कौशल प्रशिक्षण केंद्र। सभी कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोटा, सीकर, जोधपुर और जयपुर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विद्यालयों के अंदर नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ियों को मिलेगी जमीन। छात्राओं को 35,000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। स्टार्टअप के सहारे नए रोजगार के सृजन की बात हो या फिर युवाओं के लिए सरकारी और निजी वर्ग में नौकरी का मुद्दा, सरकार ने बजट में हर बात का ख्याल रखा है। ऐसे में अब युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में की गई घोषणा को जल्द ही अमली जामा पहनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।
बजट से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल जयपुर से बड़ी खबर है, नरेश मीणा के परिजन सीएमओ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से नरेश मीणा के पिता ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा से जुड़ी हुई थप्पड़ कांड में वो जेल में बंद हैं और जाहिर तौर पर उनके परिजन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएमओ पहुंचे हुए हैं। सीएम से मुलाकात नरेश मीणा के पिता ने की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नरेश मीणा के पिता, माता नजर आ रहे होंगे। आज मैं कल्याण सिंह मीणा, नरेश मीणा का पिता, ये तो मेरा परिचय है। आज मुख्यमंत्री जी ने ये जो 25 तारीख को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बन रही थी हमारी, उसको लेकर वार्ता के लिए बुलाया गया। हम वार्ता के लिए आए और हमारे सारे जो इसमें लगे हुए थे उनके मुख्य सभी कार्यकर्ता वहाँ मिले और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को बड़ी शांतिपूर्ण और सद्भावना उससे सुना और उन्होंने हमारी जो मांगे हमने रखी उस पर हमें आश्वस्त किया तो वो हो जाएगी और हमें विश्वास हुआ। आपको बता दें कि नरेश मीणा के समर्थक परिजन लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और खुद आज नरेश मीणा के पिता सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर आज की सबसे बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर रहे हैं। बात बजट की कर रहे हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का पूर्ण बजट पेश किया है और सबसे खास बात यह रही है कि इस बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया और किसानों का बजट में विशेष ध्यान भी रखा गया है। किसानों के लिए अलग से कृषि बजट। पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 की। कृषि की नई तकनीकों पर होंगे काम। गेहूं के एमएसपी पर बढ़ाई गई बोनस राशि। राजस्थान के बजट में इस बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया और सबसे पहले किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करके एक बड़ा फैसला लिया गया। अब किसानों को हर साल 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाएंगे। भजनलाल सरकार ने सम्मान निधि में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही बजट में 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर के प्रावधान किए जाएंगे। 50,000 फार्म पॉन्ड सिंचाई पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। इनके लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा, जिससे 4 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ERCP के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं पौधे संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत कृषकों को दिए जा रहे संबल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों तथा
बायो एजेंट्स एवं बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है। पशुपालन एवं डेयरी, प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा करती हूँ। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे और गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि 150 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान देने का ऐलान किया। वहीं मां बाड़ी केंद्रों पर श्री अन्न से बनने वाले खाद्य पदार्थ मिलेंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 100 प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा पर भेजा जाएगा। फसलों की सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि मंडियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता विकसित करने तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे कि कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी क्रम में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अलावा पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत करने के साथ 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। वहीं 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। अलग से कृषि बजट पेश होने से राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणा की है। इससे राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी। अब मुख्यमंत्री आरोग्य माह योजना के तहत लोग दूसरे राज्यों में फ्री इलाज करवा सकेंगे। प्रदेश के पूर्ण बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणा। अब प्रदेश के बाहर भी इलाज कराना हुआ संभव। सीएम आरोग्य माह योजना से मिलेगा लाभ। प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत दी है। अब मुख्यमंत्री आरोग्य माह योजना के तहत राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में भी फ्री इलाज करा सकेंगे। सरकार की तरफ से आरोग्य माह योजना के निःशुल्क इलाज के लिए 3,500 करोड़ की माह फंड गठित की गई है। साथ ही आने वाले साल में अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना संभव होगा। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अलावा बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी कई और ऐलान किए गए हैं, जैसे फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खोलने का ऐलान। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच। नई आयुष नीति का ऐलान।
गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से मां फंड बनाने की घोषणा की है, जिसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसलते हैं, जहां पर रावदेवरा में तीसरे दिन ग्रामीणों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। ये लोग नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजे देने के आश्वासन के बाद मान गए। बता दें कि रामदेवरा में पोखरड़, फलसून, बालोतरा, सिवाना पेयजल योजना की पाइपलाइन में 2 महीने से चल रही लीकेज ने सोमवार को विकराल रूप ले लिया था। पाइपलाइन से रिसा पानी नई बस्ती के 50 घरों में घुस गया, जिससे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस पर स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा और ये लोग मुआवजे की मांग को लेकर 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। आज पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच आपसी सहमति बन गई। प्रशासन ने पीड़ितों को नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। और सारे मुआवजे भेजते, एक प्रक्रिया कम से कम 15 दिन तो लग जाए। श्रीमान कलेक्टर साहब से सुबह बात हुई थी। श्रीमान कलेक्टर साहब ने ये फरमाया कि यहाँ पे पहले जो पटवारी ग्राम सेवक और ANPWD के नेतृत्व में एक सर्वे पहले हुआ था। उस सर्वे में तो ये हुआ था कि भाई किस किस घर में क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें कितना नुकसान हुआ है ये चीज़ देने के लिए PWD का इंजीनियर ही, जो सिविल का इंजीनियर होता है वही इसके लिए अधिकृत होता है। इसलिए SDM साहब ने PWD के एक्शन साहब से बात करके उनको भी बुलवा लिया है और वो अभी सर्वे करके रिपोर्ट देंगे। कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको तुरंत आगे भेज करके जिस भी सिस्टम में दोष होगा उससे इनको उसकी भरपाई करवाई जाएगी। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के यूटीबी कार्मिक पिछले 9 दिनों से आंदोलन पर डटे हुए हैं। यूटीबी कार्मिक मेडिकल कॉलेज में हर दिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार के साथ ही धरना दे रहे हैं। इससे मेडिकल कॉलेज में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इधर अपने आंदोलन के 9वें दिन यूटीबी कार्मिकों ने राजमेश के लिए शुद्धि यज्ञ भी किया। यूटीबी कार्मिक परमानेंट करने, CSR रूल्स में शामिल करने और वेतनमान बढ़ाने समेत कई मांगे को लेकर धरना दे रहे हैं। के सब कर्मचारियों को साथ में सोच करके ये हमने राजमिस्त्री के कर्मचारियों को बुद्धि मिले और जो अधिकारी हैं हमारे, जो हमारे लिए उचित निर्णय लेते हैं उनको सद्बुद्धि मिले, इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर और साबिर राजमेश के दूसरे कॉलेजों में ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। इस आयोजन में हमने परमपिता परमेश्वर और भगवान से प्रार्थना करी है कि उनको ऐसी सद्बुद्धि दे ताकि हमारे यहाँ 7 साल से जो काम करने वाले यूटीबी कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करें, उनकी वेतन वृद्धि करें, क्योंकि आज इस आर्थिक युग में हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमारा परिवार कैसे पाले हम। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने महाकुंभ पर ममता बनर्जी के दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि भारत में रहते हैं, खाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। ममता ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, इन्हें पाप लगेगा। भारत की जनता कांग्रेस की तरह TMC को भी डिलीट कर देगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के विरोध में ही हमेशा बोलते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो और उनके मित्र लोग हों। इन लोगों ने तय किया हुआ है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, यहाँ की आस्था, सनातन, उन सब के प्रति इस प्रकार की अपशब्द बोलकर उनका अपमान करके और ये लोग देश के लोगों का स्नेह पालेंगे। अब देश के लोगों ने धीरे धीरे इनको डिलीट करना शुरू किया है। ममता बनर्जी ने सनातनियों का, संपूर्ण भारतवर्ष के आस्था का केंद्र और हमारे सनातनियों का आस्था का केंद्र हमारी गंगा यमुना सरस्वती इस कुंभ को, जो 144 वर्ष में ऐसा मौका है, जिसको इस तरीके से बोलकर अपमानित किया है। हमारी आस्था को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी नदियों के प्रति जो हमारी भावना है उनको ठेस पहुंचाई है। इनको खुद को पाप लगेगा और भारत की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में इन सबको डिलीट कर देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस साफ हुई है, तृणमूल कांग्रेस भी आने वाले समय में साफ होगी। तो ममता बनर्जी के बयान को लेकर लगातार बीजेपी घेर रही है।
बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मारो राजस्थान में उस पार आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 41 जिलों की खबरें। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। नरेश मीणा के परिजन मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सकारात्मक बातचीत हुई। ये कहना है नरेश मीणा के पिता का समरावता कांड में हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग रखी गई थी। 25 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा की गई है। हमारी जो मांगे हमने रखी उस पर हमें आश्वस्त किया तो वो हो जाएगी और हमें विश्वास हुआ। और उसमें कुछ मांगे ऐसी थी जैसे समरावता को मुआवजा दिलाने की, वो जल्दी काम हो जाएगा और हम मतलब संतुष्ट हैं उनकी बातों से। और इसको लेकर के हम जो आंदोलन ये 25 तारीख का करने जा रहे हैं उसको स्थगित करते हैं। नरेश मीणा के पिता को आप सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम की करते हैं। दरअसल प्रदेश में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। डिडवाना में आधे घंटे से तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में मटर के आकार के ओले भी गिरे हैं। बारिश और सर्द हवाओं के बीच लोग घरों में डूबते रहे। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां पर डग कस्बे के पास अवैध टोल वसूली का मामला सामने आया है। कस्बे से महज आधा किलोमीटर दूरी पर डग भवानी मंडी मार्ग पर स्थित टोल नाके पर अवैध वसूली की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना, बजरंग दल और साथ ही व्यापार महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने गणेश चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की है। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। चौमेला के नागरिक आज चौमेला के सभी व्यापार संघ, नागरिक व टैक्सी यूनियन द्वारा जो चौमेला के पास में 6-7 किलोमीटर पर जो टोल नाके लगे हुए हैं, जिन पर कि स्थानीय निवासियों से असीमित अत्यधिक रूप से टोल वसूली की जाती है, उनके विरोध में उनको लोकल आईडी के आधार पर टोल मुक्त करे, इस मांग को लेकर आज सभी के द्वारा व्यापारियों व टैक्सी यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया था।